नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं, ये केसर है। केसर महंगी चीज़ है, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का हिस्सा है, लेकिन ख़ास मौक़ों पर जो मिठास होती है उसमें केसर का रंग और केसर का स्वाद अक्सर घोला जाता है। केसर सामान्यतः हम ये देखते हैं, जानते हैं कि कश्मीर से हम सब के बीच आता है और पहुंचता है, लेकिन मैं इस समय नागपुर में ही मौजूद हूं और नागपुर में आप ये देख सकते हैं मेरे अगल बगल ये केसर के सारे फूल रखे हुए हैं और केसर की यहाँ पर खेती हो रही है। तो इस तरीके से ये केसर का फूल है और इसके अंदर में जो है वो केसर हमें दिखाई दे रहा है कि वो निकल रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है या आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी सी ये है कि इसकी खेती नागपुर में हो रही है और बंद कमरे में हो रही है। तो आखिर ये करिश्मा किस तरीके से साकार किया जा रहा है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए नागपुर में केसर की खेती करने वाले अक्षय होले और दिव्या लोहकरे हमारे साथ हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं और इन्होंने एक जिज्ञासा के साथ इस तरीके का एक प्रयोग करने की शुरुआत की और उसमें वो सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नया नया ही इनका काम है और इतना चुटकी भर केसर का इनका उत्पादन ही हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में 1-2 महीने के बाद में इन्हें जिस तरीके से आशा है कि ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो केसर है वो अपने इस छोटे से कमरे में ही उत्पादित कर लेंगे। हम अधिक बातचीत करेंगे। अक्षय, ये बताएं कि केसर की, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि पहचान कश्मीर से है, आप लोग उसे नागपुर में उत्पादित कर रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया? और अब जो दिखाई दे रहा है उसमें ये भी है कि आप लोग कामयाब भी हो गए हैं। ये ख्याल आया हमें, हम नेट पे सर्फिंग कर रहे थे। ये ईरान की तकनीक है केसर उगाने की इंडोर में, एरोपोनिक्स टेक्निक से। तो ये हमें यहाँ करने का इंटरेस्ट वहीं से आया है कि ये चीज़ हो सकती है, और कोई बुक भी पढ़ी थी इसके बारे में, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये कर सकते हैं। तो हमने ये रिसर्च की 1-1.5 साल और अभी हम लोग ये स्टेज पे पहुँचे। तो ये आपने कब से शुरुआत की थी? और जो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि केसर के फूल उग गए हैं, नीले नीले बड़े सुंदर से। तो इसकी शुरुआत कब से आपने शुरू की और प्राइम इन्वेस्टमेंट कितना था? यहाँ अभी हमारा ये 8x10 का रूम है। यहाँ पे हमारा प्राइम इन्वेस्टमेंट जो है वो नियर अबाउट 7.5 to 8 लाख रुपीज़ है। और जो इसकी शुरुआत है ये आज अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो हमने 2 महीने पहले से शुरुआत की है। हमारे साथ में दिव्या भी हैं। दिव्या, बैंकर हैं आप। ये बताएं कि आपके हस्बैंड ने इस तरीके का शुरुआत करने की कोशिश की। आप दोनों का जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है, क्या वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी एग्रीकल्चर का नहीं है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। हमें क्यूरियोसिटी थी कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और उसको रियलिटी में हम देखना चाहते थे। दैट इज़ वाई हमने ये सब करने का सोचा। एंड नियर अबाउट वी आर सक्सेसफुल ऑल्सो कि ये एक्चुअली वर्क करती है। ये हमें भी प्रूव हो गया और हम ये वी कैन प्रूव दिस टू द वर्ल्ड कि ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, और ये जो है इस तरीके से केसर की खेती और कहीं भी होती है कि आजकल तो हम ये देखते हैं कि बंद घरों में बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग सामग्रियों का उत्पादन होता है, लेकिन केसर का और कोई इस तरीके से प्रयोग होता हुआ दिखाई दिया या कोई करता है? हाँ, इंडिया में 2-3 लोग हैं जो केसर का उत्पादन करते हैं। तो उनका वो लोग भी ये सेम टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से हम भी कर रहे हैं अभी। तो आगे हम करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर आपके पास में पूंजी हो तो उतना इन्वेस्टमेंट आदमी अपने शौक के लिए लगा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से सोच के या बिजनेस माइंड रख के इस तरीके का काम करने के बारे में, एक ऐसी चीज़ पर जिसका आपको जानकारी नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ा है, प्रैक्टिकल, आप लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव लिया है क्या कि कश्मीर में जाके कि किस तरीके से उत्पादन होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं? हम कश्मीर भी गए थे, जहाँ हमने सॉइल में ये सारी चीज़ें देखी है कि होती कैसी है। और एक्चुअली हम ये तो हमने
जो है रूम में, ये हमने लाइव कभी नहीं देखा किसी का, बट हमें पता था कि रिस्क लेना है, और ये वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा, और हमने उसे ज़मीन में देखा है, पर ये जो रूम में है ये हमारा खुद का ही देखा है बस। अच्छा, ये बताएं, आपने बताया कि ये ईरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसको अडॉप्ट करने के लिए किन किन तरीक़ों की चीज़ों को आपने किया है? सिर्फ इंटरनेट पे देखा या और तरह के अनुभवों को आपने लिया कि किस तरीके से इसको चीज़ें हो सकती हैं, और अपने घर में करने के लिए कोई ख़ास तरीके से आपने उपाय योजनाएं की हों इसके लिए? खास उपाय योजना यही है कि हमने 1.5 साल से इससे रिलेटेड हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और बाकी इंटरनेट से थोड़ा प्रेफरेंस लिया था कि कैसे करना है, क्या करना है। बाकी ऐसा कहीं से ट्रेनिंग वगैरह हमने ली नहीं है, और जो बुक वगैरह पढ़ी थी उसके थ्रू ही हम लोग पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये काम करता है, और ईरान में अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती होती है तो उसके पीछे की उनकी सोच क्या है, ईरान में सोच क्या है? जैसे वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ तो बहुत गर्मी रहती है, पानी की भी कमी है, तो उनके लिए सूटेबल है कि वो इस तरीके से चीज़ें करें। लेकिन हमारे इंडिया में तो वैसे भी अलग अलग तरह की फसलों का उत्पादन होता है, और वातावरण अलग अलग जगहों का इतना अनुकूल है कि आसानी से उत्पादन होते ही हैं अलग अलग चीज़ों के। वहाँ पे ईरान में ये चीज़ होती है टेम्परेचर का, जैसा आपने बताया कि टेम्परेचर भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, पानी की भी कमी है। लेकिन ये एक चीज़ है कि जो ये इंडोर फार्मिंग जिसको अपन एरोपोनिक्स तकनीक बोलते हैं, जिससे ये हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो ये तकनीक से ये चीज़ होती है कि जगह की बचत होती है। ये जो प्लांटेशन अभी हमने किया है, इसका अगर ज़मीन में लगाने जाओ तो बहुत सारी ज़मीन लग सकती है, लेकिन अगर 8x10 के रूम में ये चीज़ पॉसिबल है तो बहुत सारे चीज़ों का एक्सपेंस भी बच जाता है उससे, और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है क्योंकि बाहर के कोई एनवायरनमेंट का कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं है। आपने एक और बात मतलब इंटरव्यू शुरू करने से पहले बताई थी कि ये जो आपके द्वारा उत्पादित किया गया जो केसर है, ये गारंटी के साथ 100% शुद्ध है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कोई सॉइल नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं है। जो है वो सिर्फ कंट्रोल टेम्परेचर और जो एनवायरनमेंट यहाँ पे बना रखा है 24 घंटे, उसके थ्रू ही ये जो प्रोडक्शन आ रहा है वो उसके थ्रू ही आ रहा है। तो इसमें कोई मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप लोगों की टेक्निक है जो उसको आपने विकसित किया होगा, ये और लोगों तक पहुंचाने की भी आप लोगों की कोशिश है क्या? यस यस श्योर, क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे इंडिया की जो डिमांड है वो 100 टन की डिमांड है, उसमें से हम सिर्फ 20 100 टन टन सेफ्रॉन। सैफरॉन जो हमारी डिमांड है, बट उसमें से डोमेस्टिक डिमांड है, उसमें से हम सिर्फ 20 टन है, 20 टन हम लोग सिर्फ उगा पा रहे हैं, जिसमें से 20 टन में से 95% है जो हमने बताया था कि पैम्पोर डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, वहाँ से हो रहा है। तो 80 टन हम लोग माइनस चल रहे हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाए, या फिर हम लोग ये चीज़ों का ये एक्सपीरियंस है, ये जो बिजनेस है, ये हम लोगों को अगर बताए और लोग अगर उगा पाए तो डबल बेनिफिट है। पहली चीज़, हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, हमारा डिमांड हो पाएगा, हम सप्लाई कर पाएंगे। एंड सेकेंड चीज़ जो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, क्योंकि ये बहुत टीडियस काम है। आपको जो बीज है ये इसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, इस जो मिट्टी से निकलता है इसमें काफ़ी धूल रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है, तो वो सारी चीज़ें हमें सॉर्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये जो फूल आप देख रहे हैं, इसमें से जो केसर जो निकलता भी है वो भी एक बहुत बहुत नाजुक चीज़ है, और इसी के लिए, इन सब चीज़ के लिए आप कोई मशीन यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको खुद को ही करना है। तो ये मैनुअल इंटरवेंशन है, ये भी है, साथ में लोगों का इनकम जनरेशन भी होगा अगर लोग करेंगे तो, क्योंकि इससे कमाई भी है, और साथ ही में आपके नीचे जो लोग हैं जिनसे आप ये काम करा सकते हो, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, साथ ही में कंट्री का भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे अगर सक्सेसफुली बहुत सारे लोग अगर ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हम ये शुद्ध केसर भी है, तो हमें इम्पोर्टेड जो मिलता है वी कैन नॉट गारंटी दैट, तो वो भी चीज़ है, हमें शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, जैसा कि दिव्या ने अभी बताया अक्षय कि हम 80% जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, उसको जांचने का क्या पैमाना हो सकता है? आप इस काम में हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ ये अच्छा ही उत्पादित सामग्री होगी, केसर की माल होगा। लेकिन जो बाहर से ख़रीदते हैं, जो सील पैक का हमारे पास में केसर आते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं,
उनकी शुद्धता की किसी तरीके की गारंटी नहीं? नहीं, उसकी शुद्धता की गारंटी है, लेकिन वो उतना बेनिफिशियरी नहीं है। वो आपको जो उसके जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए केसर के, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस आता है। जो इंडियन केसर है, वो इंडियन केसर अपना जो रहता है वो कॉस्टली भी होता है, और उससे जो बेनिफिट्स है जो अपने को उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे फ़ायदे ज़्यादा है। और वो आजकल मेडिकल फील्ड में भी यूज़ हो रहा है, डे टू डे लाइफ में भी यूज़ हो रहे हैं। मिठाई के बिजनेस में मेजर पोर्शन है इसका केसर का, इससे बहुत सारी मिठाई में यूज़ किया जाता है। तो जो है वो अच्छी चीज़ है। ये जो इंडियन केसर है अपनी, जो बाहर से आ रहा है, वो उसकी क्वालिटी चेक होते हैं, सारे मार्केट में सेल होता है, वो पता है अपने को, लेकिन वो उतना वैल्यू ऐड नहीं कर सकता अपने लाइफ में, कि उसका न्यूट्रिशंस उतने नहीं है उसमें, तो ये फ़र्क पड़ता है उसमें। अच्छा, ये सीड्स के बारे में बताइए कि सीड्स आपने कहाँ से लाए? कश्मीर से ही लाए? और क्या ये जो जिस तकनीक का इस्तेमाल करके आप लोग उत्पादन कर रहे हैं केसर का, उसके लिए आपको ख़ास तरह के सीड्स की ज़रूरत थी? नहीं, ये जो ज़मीन में लगते हैं जिससे केसर का प्रोडक्शन होता है, वही सीड्स है ये। बस ये कश्मीर जाके हमने खुद सॉर्टिंग करके ये हमने लाए, अच्छे क्वालिटी के सीड्स लाए हैं। तो बस। अच्छी क्वालिटी के आपने सीड्स लाए। अगर संख्या में हम बता पाएँ तो ये कितने बीज होंगे जो आपने यहाँ पे केसर के रखे हैं? 300 केजीज केसर है ये, केसर के बीज है 300 किलो। और उससे अभी प्रोडक्शन वही आपका 1-1.5 केजी के ऊपर, 1.5 केजी के ऊपर ही आने वाला है। अच्छा, 1 केजी केसर की कीमत कितनी है अभी? 1 केजी केसर की कीमत, अगर आप उसे होलसेल में बेच दे, ठीक है, उतना निकाल के आप होलसेलर को बेच दे जो अपनी ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल कर पाए, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख के ऊपर। आप रिटेल में जाएंगे तो दिस गोस्ट अराउंड 5.5 लाख्स, मतलब 5.5 लाख तक के आसपास जाएगा। तो जितना अप्रॉक्सीमेट हम सोच रहे हैं कि 1.5 किलो के आसपास आएगा या उससे ऊपर ही आएगा, तो 7.5 8 के ऊपर ही जाएगा। अच्छा, एक बार ये सीड ला लिए, हो सकता है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको ये जानकारी ना हो, जैसे कि ये बीज है और इसके अंदर ये केसर का फूल निकल रहा है, तो सिर्फ एक बीज से एक ही फूल निकलेगा ये, या ये उत्पादन आपको बार बार देते रहेगा? आपने जो 300 किलो सीड्स लेके आए हैं, सिर्फ आपको उसी को रखना पड़ेगा और वो उत्पादन देते रहेगा, और वो कब तक उत्पादन देते रहेगा? ये जो बीज है ये एक बार लाना पड़ता है, उसके बाद में अभी जब ये प्रोडक्शन इस साल का ख़त्म हो जाएगा, इसको हम मिट्टी में रखेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन भी इसका मिट्टी में होता है। और सेकंड थिंग ये है कि एक जो बीज है जिसकी वेट अगर 6 to 8 ग्राम्स के ऊपर है, वो फ्लावरिंग देना स्टार्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से अपने को 5 से 6 साल, वैसे मैक्सिमम बोला तो 7-8 ईयर्स देता है, लेकिन एक एवरेज पकड़ा जाए, अगर बीज की हेल्थ अच्छी रही तो वो 5 से 6 साल अपने को प्रोडक्शन दे सकता है। तो और वो मल्टीप्लाई भी होगा। और वो मल्टीप्लाई भी होते रहेगा हर साल। अपन उसको साल के 8 महीने मिट्टी में रखेंगे, तो मिट्टी में वो मल्टीप्लाई भी होते रहेगा और उससे और बीज प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, बीज प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो है ये प्रक्रिया, मतलब आप 7-8 साल तक एक साथ लगातार करते रहेंगे। तो आने वाले 1-2 महीने में ऐसा क्या, कितना उम्मीद है आपको कि कितना आप जो है ये सेफ्रॉन जो है वो अपने इस छोटे से खेत से जो घर के अंदर बनाया उत्पादित कर पाएंगे? 1.5 केजी अबव प्रोडक्शन हम कर सकते हैं ये 300 केजी सीड्स से हम लोग। अभी जैसा आपने बताया कि आप इसमें मिट्टी डालने वाले हैं, तो अभी आपने इसमें अभी मिट्टी डाली नहीं है, तो मिट्टी फिर कब डालेंगे? मिट्टी जब इस साल का प्रोडक्शन पूरा लेके हो जाएगा, आगे के 2 महीने बाद जब ये सीड्स फ्लावर देना बंद कर देंगे, तब उनको मिट्टी में डाल के इसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग आगे के 8 महीने रखेंगे उसको। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि आपका जो परिवार है, वो आप दोनों का, क्या वो परंपरागत रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ रहा है, या खेती किसानी अब भी करते हैं आप लोग? हाँ, हमारे गांव में खेती है, हमारी चाचा वगैरह सब खेती करते हैं वहाँ पे, तो हम लोग फैमिली बिलोंगिंग हमारा पूरा खेती बाड़ी से ही है यानी। तो जो खेती आपका परिवार इतने सालों से करता आया है, उस खेती में कोई रुचि आपको नहीं है, या क्या लगता है कि मतलब वो जो परंपरागत रूप से जो खेती की एक पद्धति चली हुई आ रही है, उसमें बदलाव किए जाने की ज़रूरत है क्या,
या इस तरीके के अलग अलग इनोवेशन के साथ में युवाओं को आना चाहिए। अब ये हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारे जो युवा हैं वो सामने आ रहे हैं और अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़कर भी जो किसान परिवार के बच्चे हैं वो आ रहे हैं और इसमें अपना समय दे रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हाँ, ये जो तकनीक है एरोपोनिक्स है, उसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स है, तो ये सारी तकनीक अभी आधुनिक है और इसे आजमाना चाहिए। इसमें जगह भी कम लगती है और आजकल बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी है जो इसी तकनीक से उगा के मार्केट में मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही है, जैसे कि मशरूम हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सारा लेट्यूस हो गया, ये सारी चीज़ें ये तकनीक से या फिर इससे जुड़ी एक तकनीक है, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। उसमें थोड़ा पानी का यूज़ होता है, तो वो तकनीक भी अगर लोग आजमाएंगे, वो अगर यूज़ करेंगे तो उनको ज़्यादा उससे प्रोडक्शन भी मिल सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। दिव्या, आप तो बैंकर हो, आप बताओ ये प्रॉफिट का सौदा है? हाँ, ऑब्वियसली प्रॉफिट का सौदा है, क्योंकि आपको जो ये सारी चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स है, लाइक ये ट्रे है, ये आपको जो दिख रहा है ये रैक्स है, या बीज भी बोलिए, ये आपको एक बार खरीदना है। चाहे हमारा मशीन रहे, ये सारी चीज़ें आपको एक बार खरीदनी है, आपको हर साल उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, और उसके बाद में जो है वो आपको हर साल कमाई देते रहेगा वो। तो आपको 6-7 साल तो उसको नहीं देखना है। अच्छा, कितना टेम्परेचर आप लोग इसका मेंटेन करते हैं, या केसर जो होती है कश्मीर में उसको किस तरीके के वातावरण की ज़रूरत होती है? एक फसल की ख़ास तरह की अपनी विशेषताएं होती है जो उसको ज़रूरत होती है, तो केसर की विशेषता क्या है ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। और कश्मीर का जो वातावरण है उसको अपने घर में आप लोग मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमने एक चिलर मशीन लगाया हुआ है, उससे हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और जो हमारा टेम्परेचर चार्ट है जिससे हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, वो अभी तक का बेस्ट प्रोडक्शन जिस साल हुआ है उस साल का टेम्परेचर मेंटेन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और बाकी केसर के लिए ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो नमी की आवश्यकता है वो हम लोग ह्यूमिडिफायर से प्रोवाइड करते हैं। वो नागपुर के या फिर कहीं भी और सिटी में वो ह्यूमिडिटी नहीं मिल सकती जो वहाँ पैम्पोर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने इंडिया में सिर्फ 50 किलोमीटर्स के रेडियस में, पैम्पोर सिटी के रेडियस में सिर्फ केसर होता है, बाकी कहीं इंडिया में केसर नहीं होता है, ये इंडोर तकनीक के अलावा अगर ज़मीन में हो रहा है तो। आप लोग ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन आप बहुत शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक घड़ी रखी हुई है जिसका इस्तेमाल ये लोग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो टेम्परेचर को लगातार मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। हाँ, टेम्परेचर अपन अगर देखेंगे डेली इसमें, यहाँ अपने यहाँ भी तो दिन में 4 बार टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आता है। एक सुबह मॉर्निंग में एक टेम्परेचर रहता है, फिर एक 11 बजे चेंज होता है, एक शाम को 5-6 बजे, और फिर उसके बाद रात को जब 10-11 बजे के बाद फिर और टेम्परेचर में चेंज आता है। तो उसको 3-4 बार अगर ऑपरेट करके चेंज किया जाए तो उसको, उसमें भी तकनीक है, ऑटोमेटिक पद्धति से अपन मोबाइल द्वारा, ऐप द्वारा आजकल उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सीसीटीवी भी आपने एक लगाया हुआ है, तो सीसीटीवी के माध्यम से क्या देखते हैं आप? एक्चुअली जैसे हमने बताया कि ये रूम है एक में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है। और जैसे आप जानते हैं कि नागपुर में टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, और हमें एट दिस मोमेंट, मतलब जब फ्लावरिंग हो रही है तब हमें लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम करना पड़ता है, उससे भी बहुत ज़्यादा कम। तो अगर हम ये बार बार रूम में आएंगे तो हीट लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर, और मैनुअल इंटरवेंशन भी है, अगर बार बार हम आ रहे हैं तो प्लांट्स को भी एक डिस्टर्बेंस होता है उनके ग्रोथ में। तो हम एक्चुअली ये कैमरे के यूसेज से हम इसकी ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम 2-3 दिन तक ये रूम में ना आए, जस्ट बिकॉज अभी फ्लावरिंग हो रही है तो हमें रोज़ का रोज़ यहाँ पे आके सब चेक करना पड़ता है, और वो फ्लावर को हार्वेस्ट करके भी हमको उसका केसर अलग कर लेना पड़ता है। नहीं तो हमने ये अगस्त में इसका हमने प्लांटिंग किया था, हम लोग लगभग 3-4 दिन के बाद ही यहाँ आते हैं। तो हमें जो भी है ये बीज की, ये फ्लावर की, ये सारी ग्रोथ हमें जो ऑब्जर्व करनी पड़ती है वो हम ये कैमरा थ्रू करते हैं मोबाइल में। थर्माकोल की शीट भी आपने दीवार के अगल बगल लगाई हुई है, इसका क्या फ़ायदा हुआ और या किस मकसद से ये लगाया गया है? ये जो थर्माकोल लगा हुआ है, ये टेम्परेचर, जो मशीन टेम्परेचर
जो माइनस करता है रूम का, वो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। इसके लिए और 2-3 ऑप्शंस है मार्केट में, लेकिन ये हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा और किफ़ायती भी लगा, इसलिए हमने थर्माकोल का यूज़ किया है। लोग अदर पफ पैनलिंग ये वो सब चीज़ें भी यूज़ करते हैं चिल्ड रूम बनाने के लिए, कोल्ड रूम बनाने के लिए, लेकिन हमने ये यूज़ लिया है। तो इससे ये होता है कि टेम्परेचर जो एक बार मेंटेन हो जाता है, जो टेम्परेचर चाहिए, तो वो ज़्यादा देर तक ये रूम में टेम्परेचर रहेगा। बाहर के एनवायरनमेंट से रूम से कोई संबंध रहेगा नहीं। अच्छा, आप लोग आने वाले समय में ये जो प्रयोग है आपका, इसमें तो आप सफल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का एक जो अंदाज़ा है कि 7 से 7.5 लाख रुपए का उत्पादन आप लोग ले पाएंगे, और लोगों को और युवाओं को आप लोग इस तकनीक को, इस तरीके की खेती को मतलब एक तो ये भी है कि विदर्भ में और शायद कोई इस तरीके की खेती सैफरॉन को लेकर करता हो, इसकी भी जानकारी नहीं है, तो और लोगों तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। हाँ, हम लोग अभी ये साल से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि ये सैफरॉन किस तरह से घर में आप प्रोडक्शन ले सकते हैं इसका, और उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर आपने सेटअप बनाया, आपने ही हमसे संपर्क किया तो हमारी भी दिलचस्पी थोड़ी सी जागी कि किस तरीके से एक नया प्रयोग केसर को लेके हो रहा है, क्योंकि हम केसर के बारे में जब ये सुनते हैं, जानते हैं, तो यही हमें पता है कि कश्मीर का वातावरण केसर के उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है और इसीलिए वहाँ केसर होता भी है। लेकिन आप लोगों का जो प्रयोग है ये विदर्भ जैसे इलाके में जो किसान आत्महत्या और लगातार प्रकृति की मार से किसानों को होने वाले नुकसान को लेकर जाना पहचाना जाता है, तो उसी समय केसर के जैसी एक महंगी फसल जो है एक तरीके से आशा की किरण बता सकती है कि अगर तकनीक के सहारे हम प्रयोगात्मक खेती की ओर बढ़ें तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारे किसानों को हो सकता है, और किसानों की ज़िंदगी भी अगर कोई इस तरीके का प्रयोग करना चाहे तो केसर के इस खूबसूरत से फूल की तरह हो सकती है। आप दोनों ने समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और कोई अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहता है तो हम आपको नंबर दे देंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।